हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई होप आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम रिवीजन सीरीज फॉर जीके के लिए इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 एंड 2 करने वाले हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और बहुत ही शानदार तरीके से पिछली क्लासेस अपने डिस्कस कर ली हैं। बहुत ही शानदार शानदार उनके अंदर कंसेप्ट पढ़े, ट्रिक्स पढ़ी, ताकि याद हो जाए। और पॉलिटी का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आप आराम से उन्हें कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन की मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन बेस्ड था FIQ सीरीज वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके अंदर रेगुलर क्लासेस आ रही है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी क्लासेस की PDF के लिए डिफेंस प्रेप के जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो शानदार तरीके से हो। और इसके साथ 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 में कोई भी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको नहीं छूटे, इसके लिए आप डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले पार्ट नंबर जो 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। और पार्ट नंबर 1 जो है वो यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में डिस्कस करता है कि यूनियन और इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। अब आर्टिकल 1 क्या है वो डिस्कस करते हैं। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब इंडिया का नाम क्या है, तो देश का नाम क्या है। इंडिया का नाम तो इंडिया दैट इज भारत है। तो नाम क्या है और इसके टेरिटरी जितनी भी है यूनियन की, उनको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है आर्टिकल नंबर 1। कोशिश करने का मतलब हो गया ये कर रहा है। इसके अंदर 1 की बात करें तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है। अभी यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है वो थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस करेंगे। यानी ये है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। अगर 2 की बात करें, द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, जितनी भी टेरिटरी हैं, वो सारी की सारी स्पेसिफाइड की गई है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। उसके बाद में आर्टिकल 3 की बात, मतलब सब पार्ट 3 की बात करें, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइजेज। देखो, टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आप टेरिटरी से कंफ्यूज मत हुआ करो। टेरिटरी क्या है? बहुत बड़ा इलाका है, मतलब जितना भी इंडिया के नीचे आता है, जितना भी इंडिया की जमीन है, भले ही वो पानी के अंदर हो गया, नोटिकल माइन जैसे अपन बात करते हैं, वो सारा का सारा टेरिटरी में आता है। अब टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है? स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आता है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में भी डिफाइन है। हमने जब शेड्यूल पढ़े थे तो उसमें पहला शेड्यूल क्या था? यूनियन और टेरिटरी तो था। आर्टिकल जैसे शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हमने ओथ एंड अफर्मेशन वगैरह, सॉरी, एमिलिमेंट्स वगैरह देखे थे। तीसरे के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन वगैरह देखा था कि ओथ कैसे लेते हैं। वो सारी सारी चीजें डिस्कस कर ली अपन ने पहली क्लास में। तो ये सब कुछ हो गया। और जो सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड, जो एक्वायर हो सकती है आगे जाके, वो सारी की सारी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 1 के अंदर आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन की टाइप्स ऑफ पॉलिटी कितनी होती है, पॉलिटी कितने टाइप की है। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स दे डू नॉट हैव ए राइट टू सब्सीड फ्रॉम द यूनियन। इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे बहुत दिन पहले की बात तो है नहीं, 2014 की बात कर लेते हैं। तेलंगाना नाम का एक नया स्टेट बना था, जो कि 28वां, जैसे वैसे 29वां बना था, फिर मर्ज होकर वापस अभी तो 28 अपने पास स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो बात यह है कि तेलंगाना को आंध्रा से निकाला गया था कि आंध्रा का बहुत बड़ा जुरिडिक्शन एरिया हो गया था, तो उसको थोड़ा छोटा करने के लिए तेलंगाना आया था। तो तेलंगाना को हमने अलग कर लिया, तो लेकिन आंध्र प्रदेश ने ये नहीं बोल सकता, आंध्र प्रदेश ये नहीं बोलेगा कि आप मेरा एरिया छोटा क्यों कर रहे हो, या आप मेरा एरिया बड़ा क्यों कर रहे हो, या मेरा एरिया, मेरा नाम क्यों चेंज कर रहे हो। वो सारे के सारी जो चीजें हैं वो स्टेट नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट, इंडिया जो है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सेंटर जो चाहेगा ना वो स्टेट के साथ चीजें हो सकती है। स्टेट के पास स्पेसिफाइड खुद के पास ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बोलेगा कि आप मेरा एरिया छोटा बड़ा क्यों कर रहे हो। वो सेंटर के ऊपर डिपेंड। क्या अपन किसी भी स्टेट की बाउंड्री को छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपन का मतलब पार्लियामेंट चाहे तो। क्या अपन उसे बड़ा कर सकते हैं? क्या उनका जुडिक्शन एरिया बड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उसका नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पूरा इंडिया है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट को आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रक्ट का मतलब छोटा बड़ा ऊपर नीचे वो कर सकते हो आप, छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन यूनियन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं ना वो किसी एक एग्रीमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए कि हम एग्रीमेंट के साथ बने हुए। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, अभी दूसरा पढ़ो। फेडरेशन ऑफ स्टेट एक और होता है। ए न्यू स्टेट दैट इज फॉर्म्ड थ्रू द ट्रीटी एंड एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स। जैसे साउथ अफ्रीका आपने देखा है,
और साउथ अफ्रीका छोड़ो, आप नॉर्थ अमेरिका की बात कर लो, साउथ अमेरिका की बात कर दो, ये सारे के सारे पूरा एक कंट्री जो है वो छोटे-छोटे स्टेट से बना हुआ है। उनके बीच में पहले से एग्रीमेंट हो रखा है कि हम मिलकर एक पूरा का पूरा क्या बनाएँगे, एक देश बनाएँगे। अब उनके बीच एग्रीमेंट है, स्टेट जितने छोटे-छोटे स्टेट थे, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आपका एरिया छोटा कर दें क्या, आपका एरिया बड़ा कर दें क्या। उनके साथ ना उनके नाम चेंज होंगे, जैसे वेनेजुएला सिटी हो गई, बहुत सारी सिटीज़ हैं अलग-अलग। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूएस इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। यूनियन के साथ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते और स्टेट के साथ में भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है। अपना जो टाइप ऑफ पॉलिटी है इंडिया का, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का है। आई होप आप समझ गए हमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ आर्टिकल नंबर 2 की बात करें तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का मतलब हो गया कोई दूसरा एडमिशन किया अपन ने, कोई दूसरे देश का या फिर दूसरे टेरिटरी का अपन ने एक्वायर कर दिया, नया स्टेट बना लिया, एडमिट कर दिया उसको। पार्लियामेंट मे बाय लॉ टू एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एज कंडीशन एज थिंग्स फिट। जैसे कि सिक्किम जो है वो चोग्याल डायनेस्टी जो था ना उससे था। उसके बाद सबसे पहले वो, क्योंकि सिक्किम वाले क्या बोल रहे थे हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया का मैप को ध्यान से देखा हो तो सिक्किम जस्ट नीचे है चाइना के। इधर वो लगा हुआ है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। इधर किसके साथ लगा हुआ, भूटान के साथ में। उसे डर था, तो इसे बोला थोड़ी हेल्प कर लेते हैं। इंदिरा गांधी का जब सरकार थी तब की बात आ जाएगी, कांग्रेस वाले टाइम पे। तो इन्होंने बोला कि यार एक काम कर, तो आप मेरे को पहले एसोसिएट स्टेट बना लो, आप मेरी हेल्प करते रहना जब भी मेरे के ऊपर कोई भी चीजें आई। तो बोला ठीक है करते रहेंगे। लेकिन उसे लगा कि यार इससे अच्छा तो इंडिया में मिल जाते हैं, ठीक रहेंगे। तो पहले वो एसोसिएट स्टेट बना है, उसके बाद अपना कंप्लीटली तरीके से स्टेट बन चुका है सिक्किम। वो सारी की सारी बातें आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो है यानी नया स्टेट आना है इंडिया के अंदर, एडमिशन लेना है उसका, वो आर्टिकल नंबर 2 की बात करता है। तो आर्टिकल 2 आ जाए तो आप वहां पे देखना क्या लिखा मिलेगा, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है। और ये जो सिक्किम जो एसोसिएटेड विद यूनियन था, रिप्रेजेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 कॉन्स्टिट्यूशन 1975 की बात कर रहे हैं। आगे इसको और एलोबरेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी जो अपने पास अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं के साथ में अपन चेंजेस कर रहे हैं, उन्हीं को फॉर्म कर रहे हैं। अल्टर का मतलब क्या होगा, एरिया को मतलब कोई चीज को छोटा बड़ा करना, अल्टर करना। एरिया को हो गया, बाउंड्री को हो गया, नेम को हो गया। ठीक है। जैसे इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिंग स्टेट, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ में अपन कुछ कर रहे हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक थी वो ये थी फिदा। किस नाम से याद रखोगे, इसको याद रखोगे, फिदा। अब फिदा का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब क्या हो गया, फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू, यानी अपन किसी स्टेट से दूसरा स्टेट अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो अपना आसाम था और मेघालय जो था वो कैसे बने थे। और उसके बाद अगर अपन बात करें, बॉम्बे जो था उससे जो अपना महाराष्ट्र और गुजरात निकला था, वो हमने देखा है, जो 1960 के अंदर हुआ था चेंज। तो सारी की सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आई का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट। देखो आई का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट। एफ का मतलब क्या है, फॉर्म। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ई का मतलब क्या है, डिमिनिशन ऑफ एनी, किसी स्टेट की एरिया को डिमिनिश भी किया जा सकता है। ए का मतलब अल्टर किसका, बाउंड्री का। और फिर अल्टर किसके अंदर, नेम के अंदर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आगे तरफ चलते हैं। अब आर्टिकल नंबर जो 3 है उसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या अपने को जब स्टेट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ अगर अपन जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला था अपन ने, तो क्या आंध्र प्रदेश की सहमति की जरूरत है अपने को, स्टेट की सहमति की जरूरत है या नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any of the state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views। यानी पहले क्या बात करें कि ये व्यू लेगा ओनली, कि क्या आपको सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। अगर मान लो उसने मना कर दिया, स्टेट ने बोला नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे स्टेट के साथ अलग नहीं कर सकते, वो तो उनको पूछा ही नहीं जाता। वो तो पार्लियामेंट के ऊपर हम करेंगे नहीं करेंगे, आप तो अपने व्यू रख दो कि क्या इसमें छोटे मोटे चेंजेस करें या नहीं करें। अच्छी बात है, आपको बस दिखाया गया है, आप पढ़ लीजिए, दैट्स इट, इतना ही काम है। और वो कौन भेजेगा स्टेट की लेजिस्लेचर के अंदर, जो विधानसभा विधान परिषद होती है स्टेट की, उसमें कौन भेजेगा, प्रेसिडेंट भेजेगा। और ये जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट वो 500 हुआ था। याद कैसे रखोगे,
याद रखने का इजी सा तरीका है कि आर्टिकल नंबर जो 3 है उसके अंदर 5 की बात कर रहा है। जैसे बोलते हैं 3 5 क्या कर रहा है, तो 3 वाला जो है वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट में अंदर थोड़ा सा चेंजेस हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 4 के अंदर बात करें तो लो मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। यानी अगर आप आर्टिकल 2 और 3 में चेंज करते हो, आर्टिकल 2 क्या था, नया स्टेट कोई भी है उसको अंदर लेना पड़े तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल फर्स्ट कौन सा था, यूनियन एंड टेरिटरी, तो कुछ टेरिटरी बदली है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तो शेड्यूल के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। और 3 क्या था आर्टिकल, 3 आर्टिकल ये था कि कुछ अपन ने छोटे बड़ा स्टेट को छोटा बनाया है, दो अलग अलग डिवाइड किया है, यूनाइट किया है। तो आप ये बताइए कि जब स्टेट ही अलग हो गया तो राज्यसभा के अंदर सीटों का रिप्रेजेंटेशन भी तो होता है ना, वो किसके अंदर था, शेड्यूल 4 के अंदर, तो शेड्यूल 4 के अंदर भी चेंजेस करना पड़ेगा। यानी law made under Article 2 and 3 to provide the amendment for first and fourth schedule। आर्टिकल चौथे का दूसरा सब क्लोज देखें तो नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment for this constitution for the purpose of Article 368। अब देखिए इसमें क्या था कि नॉर्मली अगर आप किसी भी स्टेट को दो स्टेट बना रहे हो या फिर उसके एरिया को नाम को चेंज कर रहे हो तो आप सिंपल मेजोरिटी से वो चीज कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी, मान लीजिए ये अपन पास बात करें कि दो अलग अलग स्टेट है, ठीक है, कुछ इलाका इनका मिक्स चल रहा है, कुछ इलाका इसका इधर है कुछ इसका इधर है। ये बोल रहे हैं कि यार एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप ये वाला जो जमीन है ना ये तो हमें दे दो, ये वाला बोलेगा, और ये वाला जो है ना ये बोलेगा ये हमें दे दो। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जमीन का थोड़ा बहुत विवाद दो अलग अलग देशों के बीच चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि जैसे अपन ने बांग्लादेश के साथ काफी बार हुआ है साहब, बांग्लादेश की कुछ जमीन जो है वो अपन ने ले ली है, जो कुछ जमीन अपने पास थी उनको दे दी, बराबर बराबर दी है अपन ने। जब ले रहे होते हैं ना जमीन तो सिंपल मेजोरिटी से ले लो, यानी पार्लियामेंट के अंदर एक सिंपल मेजोरिटी अगर हो गई, और जिसमें सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, कितने प्रेजेंट है और कितने वोटिंग है उसका अपने पास में 50% प्लस वन कर दो। यानी मान लो टोटल 545 अपने पास सीटें थी, सपोज करो उसके दिन 200 ही आए पार्लियामेंट में, और 200 को ने वोट किया, और 200 के अंदर अगर 200 लोगों ने वोट किया है तो आप अगर 200 का आधा कितना हो गया 100, यानी 101 लोगों ने हाँ भर दी तो सिंपल मेजोरिटी लगी, अपना काम हो गया। इंडियन टेरिटरी इज टू बी सक्सीड देन अमेंडमेंट इज नीडेड। लेकिन अगर आप जमीन दे रहे हो इंडिया की तब आपको अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, फिर स्पेशल मेजोरिटी लगती है, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलता। जैसे कि ये केस आपको याद रखना है, 100 कॉन्स्टिट्यूएंट 2014 हुआ था जिसमें इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये स्टेट बने कैसे थे, इंटीग्रेट कैसे हुए थे, बने कैसे थे, वो सारी बात करते हैं। वन बाय वन करेंगे, मजा आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी संभावनाएं रहती है एग्जाम के अंदर, वो क्या क्या है वो सुनना। जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो पहले प्रोविंसेस थे अपने पास में, प्रिंसली स्टेट थे, अलग अलग राजा महाराजाओं का था शासन, सो चले गए थे, तो टोटल थे 562, 562 थे टोटल। 562 के अंदर 559 जो थे ना उन्होंने तो हाँ भर दी, बोला हम तो इंडिया के साथ में, क्योंकि मोहम्मद जिन्ना चला गया था, उसकी 73 सीट आई थी। जब प्रेम बापा ने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग के अंदर तो 73 सीटें आई थी, किसकी, कांग्रेस, कांग्रेस की तो 208 आई थी, मुस्लिम वालों की जिन्ना की जो सीट थी वो 73 आई थी, वो हार गया था इसलिए अपना देश बना के चला गया। 559 लोगों ने तो बोला कि हाँ भैया हम इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं 562 में से, लेकिन 3 ने बोला नहीं हमें तो अलग अलग कर दो, हमें नहीं रहना इंडिया के साथ में। तो ये एक बात जम्मू कश्मीर ने बोली थी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लगाकर एक ऑपरेशन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो लगाकर जम्मू कश्मीर को साथ ले लिया था। क्योंकि अगर मान लो प्यार से मान जाओगे तो प्यार से मान लो, नहीं मानोगे तो फिर आपको सब पता है आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ये जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, यूनिटी का हमेशा जिसे खिताब दिया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है, क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जैसे कि आपने नर्मदा रिवर के ऊपर देखा होगा गुजरात में बनी हुई है, तो यूनिटी का स्टेच्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने देश को यूनाइट किया था। 562 के अंदर 559 तो मान गए थे, 3 का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला मैं देखता हूँ इनको, मैं यूनाइट करता हूँ भारत के अंदर, मैं लेके आता हूँ। तो जम्मू कश्मीर के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लगा दिया। जूनागढ़, जूनागढ़ कौन सा, बीकानेर राजस्थान के अंदर, वो नहीं, बीकानेर के पास में जूनागढ़ है गुजरात वाला, यानी बॉर्डर एरिया के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ चलता था। जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम दिखाया गया, रेफरेंडम का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि जब प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो लोग क्या करते हैं, पोस्टर लेके आते हैं, पोस्टर लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें आजादी दो, ये एग्जाम लीक मत करो, एसएससी वाला एनडीए वाला कोई भी हो, वो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। तो जूनागढ़ में जो है उन्होंने कुछ ऐसा किया कि लोगों ने रिफरेंडम करवाया गया, लोगों ने बोला हमें भारत के साथ रहना है, हमें भारत के साथ रहना है। पीछे क्या,
उन्होंने किया था वो तो आप सभी को पता ही होगा, आप समझ गए होंगे कि ऐसा लोग क्यों लिखेंगे बाद में, पहले जब बोल रहे थे कि ये हम भारत के साथ नहीं है और उसके बाद ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, जूनागढ़ भी मान गया। अब आता है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर पुलिस एक्सेशन लगा था। पुलिस भेजी गई थी और लोगों को जबरदस्ती, क्योंकि लोग क्या कहते थे कि हमें तो हैदराबाद वालों ने बोला, हैदराबाद कौन है? तेलंगाना के अंदर आपको पता है सिटी है हैदराबाद, जो कि कैपिटल रही भी है। तो उन्होंने बोला हम तो साथ में नहीं, क्योंकि हैदराबाद पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है, नवाब वगैरह थे वहां पे। तो हुआ क्या कि ऑपरेशन पोलो चला वहां पर, जो कि सितंबर 1948 की बात कर रहे हैं। और ऑपरेशन, आपको पूछ सकता है ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, तो हैदराबाद के अंदर है, पुलिस एक्सेशन हुआ था सितंबर 1948 के अंदर, क्योंकि 47 के अंदर देश आजाद हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा, यूनाइट करने में, तो सितंबर 1948। और जैसे ही ये ऑपरेशन चला, अपना यूनाइट हो गया पूरा देश, 562 की 562 रियासतें अपने इंडिया में आ गई। और 1950 के अंदर फाइनली फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे आप अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी देखते हो ना, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले इंडिया ऐसे बंटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है ना, 4 भागों में बंटा हुआ था। ऐसे था, राज्य के नाम कुछ नहीं थे, बस ए बी सी डी पार्ट में था, इतना ही था। क्लियर हो गया? ये सितंबर 1948 के बाद सारा काम हुआ और 1950 का। अब 48 से 50 की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें चल रही थी पीछे। क्या था? कमिटीज फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज के बेस के ऊपर कुछ कमेटी बनी हुई थी। जैसे हमने 8 मेजर कमेटी और 13 माइनर कमेटी देखी थी, उसमें एक माइनर कमेटी थी, आपको पता है कौन सी थी? गैस करो। गैस करने का मतलब नोशन लगाओ अपने, कौन सी थी? एक थी एस के धार कमीशन, एस के धार कमेटी, जो कि लिंग्विस्टिक बेस पे थी। तो धार कमेटी 1948 की है। चेयरमैन उनके एस के डर है। स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस एंड नॉट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इन्होंने ये बताया कमेटी ने कि जो स्टेट बनना चाहिए ना, वो लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं बनना चाहिए, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर बंगाल पोर्टेशन अपन देखते हो, यानी बंगाल का विभाजन 1905 वाला देखते हो, तो उन्होंने देखो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए लिया था ब्रिटिश वालों ने, लेकिन पीछे रीजन क्या दिया कि यार हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट हो चुका है अब, बंगाल वाला रीजन, कि वहां पर हम पूरे ढंग से काम नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से नहीं चल रहा, तब हम उसका कर रहे हैं। पीछे का रीजन तो उन्होंने यही दिया था ना। इसी तरीके से स्टेट को फॉर्म करने के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस देखने पड़ते हैं कि वो सही से काम करेगा, इतना इतना इलाका अपन रखेंगे, इतना हो जाए। लेकिन लैंग्वेज बेस के ऊपर नहीं बनेगा, ये चीज भालेगी। उसके बाद में जेवीपी कमेटी बैठती है, उसी 1948 के अराउंड बैठती है, जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटना सीतारामैया। स्टडीड द रिकमेंडेशन ऑफ धार कमीशन एंड रीएवेल्युएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। ठीक है, ये बात हुई, 3 लोगों ने बैठे। अब क्या हुआ, क्योंकि देखो दो क्या है, भाषा के आधार पर चाह रहे थे कि कैसे न कैसे स्टेट बन जाए, हम हमारी भाषा का रख लें। आप खुद देखिए यार कि फिर कितने स्टेट पॉसिबल होंगे। कई लोग उर्दू बोलते हैं, कई लोग पंजाबी बोलते हैं, कई लोग हरियाणवी बोलते हैं, कई लोग राजस्थानी बोलते हैं। देखो पर्टिकुलर एरिया में बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लैंग्वेज बेस के ऊपर बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर वहां पे लड़ाई होती है, फिर देश को यूनाइट किस नाम से किया आपने? यूनाइट तो किया ही नहीं। लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ गर्मी चल रही थी, माहौल गर्म था। माहौल ये था कि पोटी श्रीरामुलु नाम का एक व्यक्ति था, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश अभी तक नाम नहीं बना स्टेट का, बस अब तो अपने को पता चल गया ना कि वो आंध्र प्रदेश है। 1952 के अंदर इसने बोला, इसकी डेथ हो गई। डेथ पता है क्यों हुई? उसने बोला कि मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा जब तक आप लैंग्वेज इसके ऊपर स्टेट नहीं बना दोगे। ये बात बोली उन्होंने। और ये बैठ के कि भैया मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। 5 7 10 दिन सरकार ने सोचा खा लेगा खा लेगा, बात नहीं बनी, मर गया वो। तो जैसे ही पोटी श्री रामुलु मरे, तो उनका आफ्टर उसके डेथ के बाद में इतना ज्यादा भयंकर क्राउड हो गया, लोगों ने इतना ज्यादा इसको दिल पे ले लिया कि ऐसे कैसे, क्या गवर्नमेंट हमें ऐसे देशों, अगर मान लो ब्रिटिशर्स ने मारा होता कोई दिक्कत नहीं थी, हम मर रहे थे इतने दिन से, लेकिन देश आजाद हो गया और फिर भी मर रहे हैं यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेक्शन किया कि पहला लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाना पड़ा। कब? 1953 के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश पहला एक ऐसा स्टेट है जो 1953 के अंदर लैंग्वेज बेस पे बना था। इसके कारण बना था क्योंकि पोटी श्रीरामुलु एक थी, डेथ अप टू डेथ बैठ गया था कि मैं जब तक फास्ट रखूंगा जब तक मर ना जाऊं, 1952 के अंदर। अब जैसे ही 1953 के अंदर बना, सभी के अंदर ये आ गया कि यार इसका मतलब तो ये है कि खाना मत खाओ, वो सारे अपने अपने स्टेट बनवा लो। लेकिन अब आप इस चीज को भी देखिए कि कितना बड़ा क्रेज था, कितना बड़ा डर था सरकार के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति फास्ट अप टू डेथ तक बैठ गया ना, और अगर कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, वरना दिक्कत हो सकती है। जैसे अन्ना हजारे करता था, आपको पता है, जब फास्ट अप टू डेथ पे बैठते थे अन्ना हजारे। अब तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अब तो सरकार खुद चाह रही है, लोग खुद चाह रहे हैं कि मर जाओ।
समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि व्यक्ति की जान की कीमत थी और उनको उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता था या फिर समझाइश करनी पड़ती थी। ठीक है? अब इससे जैसे ये सारा माहौल गर्म हुआ तो हाथों हाथ एक फेजर अली कमीशन बैठ गया 1953 के अंदर ही। तो अपन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। मेंबर थे 3 याद रखने हैं। जस्टिस फैजल अली था, के.एम. पानीकर था और एच.एन. कुंजरू था। इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ द वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये थ्योरी ही गलत काट दी कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट नहीं होना चाहिए। हाँ, लैंग्वेज उसका एक आधार हो सकता है। अपन उसको जैसे बहुत से, एक देखो कोई भी आप काम करते हो उसकी बहुत सारी काम होते हैं। जैसे आप जॉब लग रहे हो तो जॉब ओनली एक से थोड़ी देख रहे हो कि पैसा कमाना है। पैसा भी कमाना है, स्टेटस भी बनाना है, घर वालों को भी देखना, सारी चीजें होती है ना। तो एक आधार हो सकता है कि लैंग्वेज के बेस पे करो। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो बट एक्सेप्टेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस। जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला गया 1956 के अंदर। तो ये जो पहले 1 2 3 4 पार्ट में थे कट गए थे और उस टाइम 14 स्टेट और 6 यूटी नई बन चुकी थी 1 नवंबर 1956 के अंदर। मेरी बात आप समझ गए? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो तो 1956 में बना है और कमीशन बैठा था 53 में, यानी 3 साल बाद तीन लोगों ने, कौन कौन, एच एन कुंजरू, के एम पानीकर और फैजल अली, इन लोगों ने काम किया। 14 स्टेट और 6 यूटी। अब इनके स्टेटहुड कई बार पेपर में आ जाते हैं। वैसे तो ये स्टेटिक का पोर्शन है, लेकिन जब चल रहा है तो इसे करवाने का मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अच्छे से सारे याद करवा दूं। स्टेट कई बार पूछ रहता है कि ओडिशा का स्टेट डे कौन सा है, कौन से दिन ओडिशा अपना फॉर्मेशन डे बनाती है, कि किस दिन बना था। जैसे राजस्थान के कुछ लोगों को तो उन्हें पता होगा कि 30 मार्च 1949 जो है वो क्या है, अपना राजस्थान का राजस्थान दिवस बोलते हैं अपन। याद करने का तरीका देखो क्या है, पहला उठा लो BOR। आपने सुना होगा नाम BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्षेत्र वाला था। जैसे मान लो ऊपर वाला जो है ना, जम्मू कश्मीर वाला हो गया, लेह लद्दाख वाला हो गया, वहां पर जो रोड बनते हैं वो BRO बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर एरिया जितना भी सारा वो किसने, BRO ने बनाया है। लेकिन BRO के अंदर उल्टा कर देना, BOR है। उसके बाद में UAW। बाकी आपको पता है जब 1956 आएगा, क्योंकि देखो सारी 1956 के, तो नीचे जो इंडिया की मैं बात करता हूँ, तो इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर अपना आंध्रा आ गया। आंध्रा के बाद में कर्नाटका की, तेलंगाना तो भी मैंने, कर्नाटका आ गया, केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया और मध्य प्रदेश आ गया। ये सारे के सारे 1956 के अंदर बनाते हैं। दिन भी याद रख सकते हो। तो बी जैसे सबसे ज्यादा बड़ा आपको पता है, सबसे पहले बिहारी बना था 1912। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर 3 50 50 के आगे, जिसमें UAW है। यूपी 24 जनवरी का है, आसाम और वेस्ट बंगाल 26 जनवरी के हैं। थोड़ा सा आप याद रखोगे अच्छा हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र गुजरात मैंने आपको बताया था 60 के अंदर आते हैं। उसके बाद नागालैंड है वो 63 का आता है। हरियाणा पंजाब 66 के अंदर आता है। बताओ, हरियाणा पंजाब 66 का आएगा तो चंडीगढ़ भी कब आएगा, 66 में आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश 1971 में आया है। फिर त्रिपुरा मणिपुर मेघालय ये सारे के सारे 1972 में आए हैं। सिक्किम 75 के अंदर आया है। जैसे आपको बताया कि बॉम्बे जो है 1960 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात उठा था। सिक्किम जो है अगर हम बात करें तो सिक्किम, अब मैंने बताया ना सिक्किम की बात करूंगा, अभी कर रहा हूँ क्या, कि चोग्याल डायनेस्टी का राज था। एसोसिएटेड स्टेट जो बना है आर्टिकल 2A के अंदर, वो तो 35वां कॉन्स्टिट्यूशन 1974 के अंदर बना था। और कंप्लीट स्टेट अपने पास आ गया था 36 के अंदर। अगले ही साल जब उसे लगा कि चाइना गड़बड़ कर रहा है उसके साथ बॉर्डर एरिया के ऊपर, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन 1975 हुआ था, उसके अंदर बोला हम तो आपके साथ ही हैं। इंदिरा गांधी को ये बोला और ये स्टेट अपने पास आ गया था सिक्किम वाला। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेघालय क्रिएटेड विद आसाम, ये चीज भी आपको पता है कि आसाम से निकाल कर मेघालय बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, दोनों भाई भाई हैं। ये आगे ट्रिक भी आएगी, एस कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 22वां क्वेश्चन मिनट लग जाएगा। अगला जो आएगा ना सीरीज, अगली क्लास जो आएगी उसके अंदर भी इस टाइप से बहुत सारी ट्रिक बना रखी है। अब थोड़ा बार बार याद करोगे तो ट्रिक तभी याद होंगी जब बार बार इनको रिवाइज करोगे, वरना याद नहीं होगी फिर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जीके का यही है कि डेली रिवाइज करोगे तभी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। और एक बार 10 12 बार पढ़ लिया ना लगातार उन चीजों को, बाद में तो रट जाएंगे, फिर कोई टेंशन की बात भी नहीं रहेगी। तो बॉम्बे वाला हो गया, सिक्किम बता दिया 35वां 74 के अंदर, 36वां यानी 75 के अंदर हो गया। अब आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा जो है वो 87 के अंदर आए हैं। TUJ यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 के अंदर आए हैं। और लास्ट 2014 के अंदर तेलंगाना नया बना था। जैसे मैंने बताया था 29वां स्टेट बना है, यंगेस्ट स्टेट। अब तो वापस वो एक मर्ज हुआ तो 28 बन गए अपने पास। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, यानी ये याद रखना, राम और अरुण साथ आएंगे, राम और अरुण साथ आएंगे तो क्रिएटेड एज यूटी। पहले इनको यूटी बनाया गया था, वंस पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के पार्ट हुआ करते थे। अब थोड़ा गोवा वाला ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा पे अगर क्वेश्चन आता है तो। गोवा
पहले ऑपरेशन विजय चला था। आपको पता है पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे, वो सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे, ये अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखो ऑपरेशन विजय चला 1961 के अंदर, भगाया उनको, भगा भगा के फेंका, बोला लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू लिबरेट, लिबरेट का मतलब आजादी, गोवा की, दमन दीव की, पोर्टुगीज के साथ में। 1961 के अंदर जैसे ही ऑपरेशन विजय चला, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12वां कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1962 के अंदर, और दमन और दीव को और गोवा को यूटी बना के छोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी। गोवा पहले यूटी था, ठीक है। तो जिसका 3702 किलोमीटर स्क्वायर पर एरिया, जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो गोवा के अंदर, ठीक है। तो गोवा के अंदर 12वां कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट एक्ट 1962 हुआ, जब इनको यूटी बनाया गया था। लेकिन 56वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1987 के अंदर, इसीलिए यहाँ पे देखो 1987 के अंदर गोवा स्टेट डे बनाया जाता है। 1987 के अंदर 56वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। तो 12वां 1962 के अंदर, क्योंकि 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय चला था, ऑपरेशन पोलो अलग है जो हैदराबाद में चला है, तो आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। तो ये गोवा वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं कि दादरा एंड नागर हवेली है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे, तो 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय चला है। तभी 1961 के अंदर 10वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हुआ था, जिसमें दमन एंड दीव जो थी वो मर्ज कर दी गई। जैसे अभी तो दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली मर्ज कर दी गई है। जैसे ये देखो लास्ट वाला दिख रहा है आपको, 2020 के अंदर, इस कुछ 2-3 साल पहले की बात है, मतलब 5 साल पहले की बात हो गई कि 26 जनवरी के अंदर मर्ज कर दी गई थी। पौंडीचेरी आपको याद रखना 1954 के अंदर सबसे पहले यूटी बनी है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दिल्ली है, ये 56 की बनी हुई है। चंडीगढ़ हमने बात कर रही थी 66 की बनी हुई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये वाला 2019 के अंदर चेंज हुआ था, 31 अक्टूबर, अक्टूबर का लास्ट दिन था उस टाइम पे। कई बार पेपर में कंफ्यूज कर देता है, 30 अक्टूबर था 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर था लास्ट दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था। जैसे कि लद्दाख अगर आप देखो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी यूटी है, पता है आपको। और दिल्ली एरिया के हिसाब से सबसे, मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी यूटी है। लक्षद्वीप जो है वो एरिया, जो जनता के हिसाब से, मतलब जनता का मतलब क्या हुआ, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। लक्ष्य ही इनका ये है कि अपने को कम रखना है। तो ये सारी चीजें अपन वैसे ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये चीजें थोड़ा स्टेट हुड पता हो, 1954, उसके बाद 1956 का, फिर 1966 का, और उसके बाद 2019 का, और फिर 2020 का। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं 371, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 371 आर्टिकल, डायरेक्ट 371 पे क्यों चले गए, तीन तो 71 आर्टिकल रिलेटेड करता है स्पेशल प्रोविजन सम स्टेट एंड एट ए ग्लैंस, यानी कुछ स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्पेशल चीजें देता है अलग अलग स्टेट को। कौन कौन से उसकी बात करते हैं, याद रखने की ट्रिक है। एक लड़की से आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोला नाम मेरा आसमा है और मैं जीके पढ़ती हूँ। लड़की ने क्या बोला, नाम मेरा आसमा है और मैं जीके पढ़ती हूँ। यानी 371 आर्टिकल तो महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है, यानी माता जी से याद रखते हो, माता जी। आपने ट्रिक पढ़ी भी होगी पहले, एमए का मतलब महाराष्ट्र हो गया, जी का मतलब गुजरात हो गया। 371 जो है वो स्पेशल प्रोविजन देने की बात करता है, किन किन स्टेट को, महाराष्ट्र और गुजरात को। फिर इसके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सब पार्ट है। तो ए जो है वो नागालैंड की, तो नाम NAAM। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी की बात होगी। फिर सिक्किम की बात होगी। स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं अलग अलग स्टेट को, उसके नाम वाइज है बस, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। अब तो ए देखिए बहुत बार आ रहे हैं, तो ए को याद रखने का एक ट्रिक है। आसाम अगर ध्यान से देखने को मिले तो जीएसटी सबसे पहले आसाम ने रेटिफाई किया था 2017 के अंदर। जीएसटी का जो बिल आया था ना, वो सबसे पहले बोला था लागू कर दो, ये आसाम ने बोला था। तो आसाम सबसे ऊपर आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर आंध्र प्रदेश उनकी यूनिवर्सिटी आएगा, फिर ऐसे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक आएगा। और बोला था राम और अरुण साथ आएंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसको ध्यान से देखिएगा। सिटीजनशिप की बात करता है, यूनियन लिस्ट के अंदर होती है सिटीजनशिप, अपने 3 लिस्ट पढ़ी थी, इसके अंदर सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 5 से 11 की बात करता है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है किसको, जो इंडिया के अंदर, किस किस को दे सकते हैं, जो इंडिया के अंदर जन्म हुआ होगा, या उनके पेरेंट्स जो वो इंडिया से होंगे, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस रहा होगा 5 साल से इंडिया का। ये आर्टिकल 5 की बात करता है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, इट प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से। आर्टिकल नंबर 7 जो है वो राइट ऑफ सिटीजन किसको देता है, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है। जैसे उसको देखो अगर पूरा कंप्लीट बोला जाए तो पहले वो इंडिया में थे, या फिर पहले वो पाकिस्तान थे, इंडिया गए वापस, इस टाइप से आना हुआ उनका, इंडिया पाकिस्तान, फिर वो वापस चले गए थे इंडिया से पाकिस्तान, फिर वो वापस आए हैं।
उनकी बात आर्टिकल 7 करता है। आर्टिकल जो 8 है वो प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं आउटसाइड ऑफ द इंडिया, तो वो आर्टिकल 8 की बात करेगा। आर्टिकल 9 पर की बात करें तो नो का मतलब है नो। नो का मतलब जैसे बोलता है नो, नो बेटा ऐसा नहीं करना। यानी ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलेगी, सिंगल सिटीजनशिप ही चलेगी। अगर आप यूके के अंदर चले गए या फिर आप यूएसए में चले गए, वहां की अगर आपने नागरिकता ले ली तो आप वाली यहाँ इंडिया की खत्म हो जाएगी। यानी ड्यूल सिटीजनशिप का अलाउ नहीं होता है। और ये सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया था अपन ने, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यूके से लिया था। कहाँ से लिया था, यूके से लिया था। तो आर्टिकल 10 का मतलब बस, यानी कंटिन्यू रहेगा राइट ऑफ सिटीजनशिप। और आर्टिकल 11 जो लास्ट आर्टिकल है पार्ट 2 का, वो क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास में रेगुलेट करने के राइट्स होते हैं सिटीजन के लोगों को, यानी वो चाहे तो बदल सकता है सिटीजन राइट। 5 से 11 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 5वें के अंदर किसकी बात करता है, सिटीजन देने की बात करता है। 6 के अंदर पाकिस्तान से आए, 7 के अंदर गए वापस आए, 8 के अंदर ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस की बात करता है। 9 का मतलब नो ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। 10 का मतलब बस एंड कंटिन्यूस रहेगा। और 11 के अंदर आर्टिकल पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप का चेंज कर सकती है लोगों। अब सिटीजनशिप जो की बात करें तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो आर्टिकल 5 से 8 चलेंगे। नो और 10 का मतलब नो, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। 10वें के अंदर बोला था कंटिन्यू रहेगा। 11 वाला तो ये सारा का सारा 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया, अपने बात कर ली है, यूके ब्रिटेन से ली है। ये सिटीजनशिप एक्ट आया था, देखो 1955 के अंदर आया था ये। मतलब नागरिकता देनी है कि लेनी है, वापस छीन लेनी है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे कानून बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 1955 के अंदर। अब देखो 1955 वाला इम्पोर्टेंट है कि आप कितने तरीके से किसी मतलब इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। 5 तरीके से ले सकते हो। और छोड़ कितने तरीके से सकते हो, 3 तरीके से छोड़ सकते हो। पेपर में आता है हाउ मेनी टाइप्स सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, सिटीजन कितने तरीके से एक्वायर की जा सकती है, तो 5 तरीके से ली जा सकती है। कौन सी, या तो मान लो वो जन्मजाति इंडिया का हो, या उसके माता पिता डिसेंडेंट है वो इंडिया के हैं, या रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कब करवाएगा, जब वो 7 साल से इंडिया में रह रहा होगा। नेचुरलाइजेशन से भी हो सकता है, लेकिन मतलब जो नो इंडिया का नहीं है, नोट ऑफ इंडिया है, 12 साल लगेंगे। 12 साल आपको इंडिया के अंदर रिसाइड करना पड़ेगा। और एक लैंग्वेज भी आनी चाहिए जो कि शेड्यूल नंबर 8 के अंदर मेंशन है। और जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात अपन ने की थी, टोटल 22 लैंग्वेज है उसके अंदर। या इन कोऑपरेटिंग ए टेरिटरी, मतलब मान लो कि इंडिया ने कोई कोऑपरेट कर ली, बांग्लादेश के अंदर कुछ सिटीजन था वो इंडिया में ले लिया, तो वहां के जो लोग हैं वो कहाँ में आ गए, इंडिया में आ गए। और इंडिया में अगर आ गए तो उनको टेरिटरी इनकोऑपरेटिंग सोसाइटी, तो मतलब 5 तरीके से आप इंडिया की ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन में 7 साल है, अच्छे से याद रखना है। और नेचुरलाइजेशन में 14 साल है, सॉरी 12 साल है, वो आपको याद रखना है। के बाद में छोड़ कितने तरीके से सकते हैं, 3 तरीके से। रिनाउंसिएशन का मतलब हो गया, मान लो आपने खुद से मर्जी से छोड़ दी कि भैया मैं यूएसए जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं इंडिया की सिटीजन त्यागता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। टर्मिनेशन का मतलब हो गया कि मान लो आप इंडिया से बाहर गए, दूसरे देश के अंदर वहां पर नागरिकता ले ली और आपने इंडिया को बताया नहीं, तो इंडिया बोलेगा भागो यहाँ से, भग ससुर के, ऐसे बोलेगा, वो टर्मिनेट कर देगा। और एक होता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब हो गया कि अगर आप रह तो रहे हो 2 साल से और आपको रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, तो रजिस्ट्रेशन जब होगा ही 7 साल से, तो 2 साल में कैसे करवा सकते हो। यानी आपने क्या किया है, डॉक्यूमेंट या मेल फंक्शन का मतलब होगा गलत तरीके से लिया है। या फिर आप इंडिया वॉर के टाइम पे, वॉर जब हो रहा है इंडिया किसी का साथ में, तो आप दूसरे एनिमी देश का सहायता कर रहे हो, तो आपको डेप्रीवेशन क्या दिया जाएगा कि बोलो भारत से चले जाओ, यहाँ से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। 5 तरीके से ले सकते हैं और 3 तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ था 1955 के अंदर, 2019 का जो सी आया था अमित शाह का, कि आपने भाषण देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर, बहुत तगड़ा भाषण चल रहे थे। उसमें हुआ क्या था, देखो चल क्या रहा था कि 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं, 6 कम्युनिटी के अंदर हिंदू आ गया, सिख आ गया, पारसी आ गए, जैन आ गए, क्रिश्चियन आ गए, बुद्ध आ गए। यानी हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बुद्ध, यानी 6 कम्युनिटी के लोग अगर 3 देश, कौन कौन से 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अगर है, तो वो एक्वायर्ड सिटीजनशिप करना चाहते हैं नेचुरलाइजेशन के हेल्प से। तो नेचुरलाइजेशन की कितनी साल की जरूरत थी, 12 साल की जरूरत थी, लेकिन ओनली उन्हें 6 साल में मिल जाएगी। कितने साल में मिल जाएगी, 6 साल में मिल जाएगी। लफड़ा क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं थी, इसलिए वहां पे थोड़ा सा बहस हो गई थी। तो 6 साल अगर भी बिताया है इंडिया के अंदर, तो नेचुरलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। कौन कौन से 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सारी चीजें वन बाय वन बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किए। अगर आप आराम से इन्हें याद करते हो और बार बार रिवाइज करते हो, तो आपका ये वाला जो पार्ट 1 और 2 है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली क्लासेस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाए। और
इन सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप यूट्यूब चैनल डिफेंस वेब को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हर क्लास की पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।